हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है संघर्ष और आत्मसम्मान। गांव के एक छोटे से घर में रहते थे मनोहर, उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा पवन और बेटी जानकी। परिवार गरीब था, लेकिन उनके आत्मसम्मान और मूल्यों में कोई कमी नहीं थी। मनोहर एक मेहनती किसान था, जिसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन से ही परिवार की रोजी रोटी चलती थी। हर सुबह मनोहर सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और सांझ ढलने तक मिट्टी से लथपथ वापस लौटता। लक्ष्मी घर का हर काम संभालती थी। अपने पति का साथ देते हुए वो खेतों में भी हाथ बटाती थी। पवन और जानकी अभी पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन मनोहर और लक्ष्मी ने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने हमेशा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ने ठान लिया था कि गरीबी उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। पवन को पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की तरह खेतों में काम करने का भी शौक था। वो अपनी माँ की तरह जुझारू और अपने पिता की तरह मेहनती था। जानकी एक हंसमुख और समझदार लड़की थी। वो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों में सबसे होशियार थी और घर के काम में भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी। गांव के हालात अच्छे नहीं थे। अक्सर सूखा पड़ता और फसलें बर्बाद हो जाती। ऐसे में कई किसानों को कर्ज लेना पड़ता और मनोहर भी उन किसानों में से एक था। मनोहर ने साहूकार से उधार लेकर अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन पिछले साल हुई बेमौसम बारिश ने सारी फसल खराब कर दी थी। अब कर्ज चुकाने का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी। मनोहर ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो मेहनत करके अपनी ईमानदारी से कर्ज चुका देगा। गांव के लोग मनोहर को बहुत इज्जत देते थे। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। एक बार गांव के मुखिया ने मनोहर को कर्ज से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। उन्होंने कहा, मनोहर तुम मेहनती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम अपने खेत मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। मनोहर ने सोचा और मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़मीन को किसी और के नाम नहीं कर सकता। ये ज़मीन मेरी माँ की निशानी है और इस पर मेरे पसीने की मेहनत है। मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। मुखिया ने गुस्से में कहा, मनोहर सोच लो, ज़मीन बेचने का ये मौका बार बार नहीं आएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मनोहर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुखिया जी, तकलीफें आती हैं और जाती हैं, लेकिन आत्मसम्मान एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। मैं तकलीफें झेल लूँगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकता। मुखिया गुस्से में लौट गया, लेकिन मनोहर के मन में आत्मसम्मान की भावना और मजबूत हो गई। उस रात जब मनोहर अपने घर लौटा तो लक्ष्मी ने उसकी आंखों में चिंता की लकीरें देखीं। उसने पूछा, क्या हुआ मनोहर, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मनोहर ने सब कुछ लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मनोहर, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। हम गरीब हैं, लेकिन आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा धन है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम अपनी मेहनत से ही इस घर को चलाएंगे। पवन और जानकी भी पास में ही खड़े थे। पवन ने गर्व से कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ खेतों में काम करूंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस कर्ज को चुका देंगे। मनोहर ने अपने बेटे के इस साहसिक कदम को सराहा। उसने कहा, बेटा, पढ़ाई तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। खेत का काम मैं और तुम्हारी माँ संभाल लेंगे, लेकिन हाँ, कभी भी अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मुझे भरोसा है कि तुम पीछे नहीं हटोगे। उस रात परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। जमीन पर बैठे एक ही थाली से खाते हुए उन्होंने गरीबी का मुंह चिढ़ाते हुए अपनी एकता और आत्मसम्मान की ताकत को महसूस किया। गरीबी उनकी ताकत को तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का सहारा और विश्वास था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मनोहर का परिवार अपने अपने कामों में जुट गया। खेतों में काम करने की तैयारियों के साथ ही
पवन और जानकी ने स्कूल जाने के लिए खुद को तैयार किया। मनोहर के मन में कर्ज और खेतों की फसल की चिंता तो थी, पर उसकी आंखों में अपने परिवार को समर्पित भाव का बल भी था। उस दिन लक्ष्मी और मनोहर दोनों खेत पर जल्दी ही पहुंच गए। खेत की जमीन अभी भी सूखी थी और उसमें नमी की बहुत कमी थी। मॉनसून आने में देर हो चुकी थी और बिना बारिश के फसल उगाना एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। मनोहर ने जमीन को देखते हुए कहा, अगर बारिश ठीक से नहीं हुई तो इस बार भी फसल का नुकसान हो सकता है, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। लक्ष्मी ने अपने पति का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारे साथ है। हम मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत रंग लाएगी। पिछले साल का कर्ज चुका पाने की चिंता और इस साल की फसल की अनिश्चितता, इन दोनों के बीच मनोहर का परिवार बुरी तरह से फंसा हुआ था। गांव के साहूकार ने कर्ज की रकम को ब्याज समेत जल्दी चुकाने की चेतावनी दे रखी थी, लेकिन मनोहर ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। पवन और जानकी जब स्कूल से लौटते तो घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते। पवन को हमेशा लगता कि उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए। हालांकि मनोहर उसे बार बार मना करता, पर पवन जब भी समय मिलता खेतों में काम करने चला जाता। वो अपने पिता की मेहनत को देखता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन जब मनोहर और पवन खेत में काम कर रहे थे तो गांव का साहूकार रघुराम वहां आया। रघुराम एक चालाक और सख्त मिजाज व्यक्ति था, जिसे गांव के ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। उसने मनोहर को आवाज़ लगाई, अरे मनोहर, तुम्हारा कर्ज तो चुकता होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार तुम्हारे पास समय ज़्यादा नहीं है। अगर फसल खराब हो गई तो कर्ज कैसे चुकाओगे? मनोहर ने शांत स्वर में जवाब दिया, रघुराम, मैं कोशिश कर रहा हूँ और भगवान पर भरोसा भी। समय आने पर तुम्हारा कर्ज ज़रूर चुका दूंगा। रघुराम हंसते हुए बोला, देखो मनोहर, मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ। तुम्हारे जैसे किसान कभी भी कर्ज नहीं चुका पाते। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, ज़मीन मेरे नाम कर दो और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। पवन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अपने पिता की बेबसी और साहूकार की निर्दयता को देखकर बेहद आहत हो गया। मनोहर ने अपने बेटे को शांत रहने का इशारा किया। फिर रघुराम की तरफ मुड़कर कहा, रघुराम, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं दूंगा। ये मेरे पूर्वजों की धरोहर है और मैं इसे तुम्हारे जैसे लालची व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकता। रघुराम ने अपनी आंखें तरेरी और धमकी भरे स्वर में कहा, ठीक है तो भुगतो। अगर वक्त पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी ज़मीन पर मेरा अधिकार होगा। रघुराम चला गया, लेकिन उसके शब्द मनोहर के कानों में गूंजते रहे। मनोहर की आंखों में दर्द और चिंता की झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और धैर्य की चमक बरकरार थी। पवन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे खेतों में काम करने दीजिए। मैं पढ़ाई के बाद सारा समय आपके साथ बिताऊंगा। हम मिलकर इस साल अच्छी फसल उगाएंगे और सारा कर्ज चुका देंगे। मनोहर ने पवन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं जानता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जब तक हम मेहनत कर सकते हैं तब तक तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। पवन ने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन उसका मन अब भी अपने पिता के काम में मदद करने को व्याकुल था। उसने तय कर लिया कि वो चाहे कितना भी थक जाए, अपने पिता के संघर्ष को देखते हुए कभी हार नहीं मानेगा। शाम के समय लक्ष्मी ने मनोहर से कहा, मुझे लगता है कि हमें अब और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैं कुछ और काम करने की कोशिश करूँगी। गांव में कई जगहों पर सिलाई का काम मिलता है। अगर मैं घर के काम और खेत के बाद थोड़ा समय निकालूं तो कुछ पैसे कमा सकती हूँ। मनोहर ने लक्ष्मी को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। हम सब मिलकर ज़रूर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। उस रात पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। मनोहर ने पवन और जानकी को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें,
लक्ष्मी ने ये ठान लिया कि वो सिलाई का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाएगी और मनोहर ने ये ठान लिया कि वो दिन रात मेहनत करके खेतों से अच्छी फसल उगाएगा। दूसरे दिन से लक्ष्मी ने गांव में जाकर सिलाई का काम ढूंढना शुरू किया। कई घरों में उसने अपने हुनर की बात रखी और धीरे धीरे लोगों ने उसे काम देना शुरू किया। सिलाई से जो थोड़ा बहुत पैसा आता उससे घर के छोटे मोटे खर्चों का इंतजाम होता। हालांकि ये काफ़ी नहीं था, पर हर किसी के हौसले बुलंद थे। लक्ष्मी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। गांव के कुछ परिवारों ने उसे पुराने कपड़ों की मरम्मत और नए कपड़ों की सिलाई के लिए बुलाना शुरू किया। भले ही ये काम कम था और मजदूरी भी बहुत कम मिलती थी, लेकिन लक्ष्मी ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी मेहनत और लगन ने जल्द ही लोगों का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे उसे काम बढ़ने लगा। लक्ष्मी के इस छोटे से कदम ने घर में एक नई उम्मीद की किरण ला दी थी। वो सुबह सुबह उठकर घर के काम निपटाती, फिर खेत में मनोहर के साथ काम करती और जब खेत से वापस लौटती तो रात को देर तक बैठकर सिलाई करती। उसकी उंगलियों में मेहनत की छाप और आंखों में संतोष की चमक साफ दिखती थी। जब भी लक्ष्मी थककर चूर हो जाती, मनोहर उसके पास बैठ जाता और उसका हौसला बढ़ाता। दोनों मिलकर एक दूसरे को समझते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। इसी बीच पवन और जानकी ने भी घर के कामों में और खेत में मदद करना शुरू कर दिया था। स्कूल से लौटने के बाद पवन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और जानकी अपनी माँ के साथ सिलाई का काम सीखने लगी। परिवार का हर सदस्य मिलजुल कर काम करता और गरीबी से जूझने का साहस एकजुटता से पाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। ये सालाना मेला था जिसमें दूर दूर से व्यापारी आते थे और तरह तरह की चीज़ें बेचते थे। पवन और जानकी दोनों इस मेले में जाने को उत्सुक थे, लेकिन मनोहर और लक्ष्मी के पास मेले में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। जानकी ने उत्साह में आकर कहा, माँ, मैं जानती हूँ हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हम मेला देखने तो जा सकते हैं ना। लक्ष्मी ने अपनी बेटी की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम मेला देखने ज़रूर चलेंगे। कुछ खरीदने का पैसा भले ही ना हो, लेकिन मेला देखने का आनंद तो ले सकते हैं। शाम को मनोहर, लक्ष्मी, पवन और जानकी मेले में गए। मेला बहुत ही रौनक और चहल पहल से भरा हुआ था। तरह तरह की दुकानों पर मिठाइयाँ, खिलौने, कपड़े और छोटे छोटे गहने बिक रहे थे। हर कोई खुश और आनंदित दिख रहा था और मनोहर का परिवार भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। मेले में घूमते घूमते पवन और जानकी की नज़र खिलौनों की एक दुकान पर पड़ी। दोनों के चेहरे खिल उठे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मनोहर और लक्ष्मी ने भी बच्चों की नज़रों में वो इच्छा देखी। लक्ष्मी ने मनोहर से धीरे से कहा, मनोहर, चलो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेते हैं। इनके चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। मनोहर ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी जेब में रखे पैसे गिने। जितने पैसे थे उनसे खिलौने तो नहीं खरीदे जा सकते थे, लेकिन मिठाई ज़रूर खरीदी जा सकती थी। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, पवन, जानकी, आओ, तुम्हारे लिए कुछ मिठाई खरीदते हैं। बच्चों के चेहरे खिल उठे। वो मेले में मिठाई खरीदने के बाद कुछ देर और घूमे। मनोहर ने अपनी बचत में से कुछ पैसे निकालकर बच्चों के लिए गुड़िया और एक छोटी सी गेंद भी खरीदी। उन बच्चों की खुशी से बढ़कर मनोहर और लक्ष्मी के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात जब वो घर लौटे तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनके दिल में एक सुकून था। कुछ दिनों बाद गांव में चुनावी माहौल शुरू हो गया। गांव के मुखिया और रघुराम जैसे साहूकारों ने गांव वालों से बड़े बड़े वादे करना शुरू कर दिए। वो कहते कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो गांव के हालात सुधारेंगे, किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे और गांव को प्रगति के नए रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन मनोहर को इन वादों पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। उसने अपने परिवार को समझा रखा था कि चाहे कितने भी लालच या झूठे वादे सुनने को मिलें, हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ही भरोसा रखना है। रघुराम एक दिन फिर मनोहर के पास आया और उसे चुनाव के लिए अपना समर्थन देने को कहा। उसने कहा, मनोहर, अगर तुम मेरी मदद करोगे और गांव के लोगों को मुझ पर वोट देने को कहोगे
तो मैं तुम्हारे कर्ज को माफ़ कर दूंगा। सोच लो, तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। मनोहर ने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए कहा, रघुराम, तुम अपने चुनाव के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को किसी लालच के लिए नहीं बेच सकता। मैं मेहनत से कर्ज चुका दूंगा, लेकिन तुम्हारे झूठे वादों के सहारे नहीं। रघुराम गुस्से से पागल हो गया। उसने मनोहर को धमकी दी, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना, तुम्हारा जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मनोहर ने धैर्य से कहा, रघुराम, मुश्किलें मेरी दोस्त हैं, मैं उनसे डरता नहीं, उनसे लड़ता हूँ। लक्ष्मी ने मनोहर की बात सुनकर गर्व महसूस किया। उसने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, मनोहर, हमें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेहनत और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। उस रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा था तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और हिम्मत को देखा। गरीबी ने उन्हें तोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन उनका आत्मसम्मान और संघर्ष उन्हें और भी मजबूत बना रहा था। गांव के चुनाव का माहौल और रघुराम की धमकी के बावजूद मनोहर का परिवार अपने संघर्ष और आत्मसम्मान को बनाए रखे हुए था। उनके दिन खेतों में मेहनत, घर की जिम्मेदारियों और लक्ष्मी के सिलाई के काम में गुजरते थे। मुश्किलें कभी कम नहीं हुई, लेकिन परिवार का संकल्प दृढ़ था। लक्ष्मी का सिलाई का काम अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। गांव के और लोग भी उसके काम से खुश थे और उसे छोटे मोटे काम देने लगे। इससे जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती वो घर के खर्चे में मददगार साबित होती। हालांकि कर्ज का बोझ अब भी बहुत बड़ा था और साहूकार रघुराम की धमकियां रोज बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर मनोहर के खेत पर आता और ऊंची आवाज में पैसे चुकाने की धमकी देकर चला जाता। पवन ने अपने पिता से एक दिन कहा, पिताजी, हम ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे? रघुराम तो रोज रोज परेशान करता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मनोहर ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। कर्ज है, लेकिन उसे चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। हम मेहनत कर रहे हैं और एक दिन हमारी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। पवन ने अपने पिता की बातों में आशा देखी। उसे महसूस हुआ कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देना चाहिए। जानकी भी अपने पिता की इन बातों को ध्यान से सुनती थी। वो भी अपने मन में ठान चुकी थी कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, वो कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद गांव में बेमौसम बारिश हुई। खेतों में फसलें तबाह होने लगीं। बारिश ने मनोहर के खेत की भी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। खेतों में पानी भर गया और जो भी उम्मीद थी वो पानी में बह गई। मनोहर का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वो जानता था कि इन हालात में कोई और कर भी क्या सकता था। भगवान ने जैसी परिस्थिति दी उसे उसी तरह स्वीकार करना पड़ा। लक्ष्मी ने भी अपने पति को हौसला देते हुए कहा, मनोहर, तुमने अपनी पूरी मेहनत कर दी, अब जो होना था वो हो गया। हमें इस समय हार नहीं माननी चाहिए। अगले सीज़न में हम फिर से कोशिश करेंगे। मनोहर ने अपने आंसुओं को भीतर समेटते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, पर इस बार का नुकसान बहुत बड़ा है। कर्ज चुकाने का समय भी नज़दीक आ रहा है और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसी समय पवन ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मैं गांव के बाजार में जाकर कुछ काम कर सकता हूँ। वहाँ कई दुकानों पर मजदूरी की ज़रूरत है। मैं स्कूल के बाद जाकर काम करूँगा और जो भी कमाई होगी उससे घर का खर्च संभालने में मदद कर सकूँगा। मनोहर ने अपने बेटे की इस बात को पहले मना किया, लेकिन पवन के लगातार आग्रह करने पर उसने उसे हाँ कह दिया। पवन ने उसी दिन से जाकर बाजार में काम ढूंढना शुरू कर दिया। बाजार में एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया, जहां उसे बर्तन धोने और मिठाई बनाने में मदद करनी थी। पवन ने काम करने का ठान लिया और अपनी पढ़ाई के बाद रोज़ शाम वहां काम करने लगा। वहां से जो भी कमाई होती वो सीधे घर आ जाती। पवन की इस छोटी सी कमाई ने घर के खर्चों में बहुत मदद की। हालांकि ये राशि बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय उसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। पवन की मेहनत और समर्पण ने मनोहर और लक्ष्मी को गर्व महसूस कराया।
उनकी आंखों में ये देखकर एक नया विश्वास आ गया कि उनकी अगली पीढ़ी भी उनके जैसे ही आत्मसम्मान और मेहनत से भरी हुई है। पवन का दिन भर काम और पढ़ाई में गुजरता। हालांकि वो थकान महसूस करता था, लेकिन जब भी अपने माता पिता के चेहरे पर संतोष देखता तो उसकी सारी थकान गायब हो जाती। जानकी ने भी अपनी माँ के साथ घर का काम संभाला और सिलाई का काम करना जारी रखा। लक्ष्मी ने अपनी बेटी को सिलाई के नए नए तरीके सिखाए। जानकी भी धीरे धीरे इस काम में माहिर हो रही थी। इसी बीच गांव के हालात भी बदलने लगे थे। चुनाव का समय पास आ रहा था और हर जगह उम्मीदवार वोट मांगने के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। गांव के दूसरे किसान भी फसल के नुकसान से परेशान थे। मनोहर ने महसूस किया कि अब गांव में सबको एकजुट होकर अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई। मनोहर ने सभी को कहा, भाइयों, हम सब एक ही मुश्किल से जूझ रहे हैं। हमारी फसलें खराब हो गईं और कर्ज का बोझ सिर पर है। हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। हमें अपने साहूकारों से एकजुट होकर बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमें और समय चाहिए। गांव के किसानों ने मनोहर की बात मानी। उन्होंने साहूकारों के सामने अपनी बात रखी। साहूकारों ने किसानों की हालत देखी और कुछ हद तक उनकी बात मान ली। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए और समय दे दिया, लेकिन रघुराम ने अभी भी अपना रुख नहीं बदला। उसने मनोहर से कहा, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुमने मुझे चुनाव में भी समर्थन देने से मना किया था। अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मनोहर ने सिर झुकाकर नहीं बल्कि आंखों में हिम्मत भर के कहा, रघुराम, जो सही है मैं वही करूँगा, चाहे कोई भी बाधा आ जाए। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उस रात जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था तो मनोहर ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हम सब मिलकर ज़रूर जीतेंगे। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है और अपने आत्मसम्मान पर भी। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, मनोहर, हमें इन मुश्किलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। पवन और जानकी ने अपने माता पिता की बातों को सुनकर मन में ठान लिया कि वो भी इस संघर्ष में हर कदम पर साथ देंगे। मनोहर के परिवार में आशा की एक नई किरण थी और सभी ने ठान लिया था कि मुश्किलों से हार नहीं माननी है। पवन का बाजार में काम करना, लक्ष्मी का सिलाई का काम बढ़ाना और मनोहर का खेतों में दुगनी मेहनत करना, ये सब उनके परिवार के लिए किसी संकल्प की तरह था। कठिनाई भले ही कितनी भी हो, लेकिन इस परिवार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उस दिन पवन हलवाई की दुकान पर काम कर रहा था। दुकान पर बहुत भीड़ थी और मिठाइयों के बड़े ऑर्डर थे। पवन ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन अचानक उसके पैर में चोट लग गई। दर्द के बावजूद वो काम करता रहा। दुकान के मालिक ने देखा कि पवन की हालत ठीक नहीं है। उसने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन पवन ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, पर काम खत्म करना ज़रूरी है। अगर काम अधूरा रहा तो ग्राहक समय पर मिठाई नहीं ले पाएंगे। मालिक पवन के समर्पण और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पवन को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा और उसके काम की तारीफ की। उस दिन के अंत में मालिक ने पवन को न सिर्फ उसकी मजदूरी दी, बल्कि कुछ अतिरिक्त पैसे भी दिए। पवन ने ये पैसे लेकर अपने पिता को दिए और मनोहर ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने मनोहर को गर्वित कर दिया। पवन की इस घटना के बाद मनोहर और लक्ष्मी ने महसूस किया कि उनके बच्चे समझदार और जिम्मेदार हो रहे हैं। जानकी भी अपनी माँ के साथ रोज़ नई नई चीज़ें सीख रही थी। लक्ष्मी ने उसे न केवल सिलाई कढ़ाई सिखाई, बल्कि घर की जिम्मेदारियों को संभालने का हुनर भी सिखाया। जानकी जब भी अपने माता पिता की चिंता देखती तो उन्हें ढांढस बंधाती और कहती, माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत करो, हम सब मिलकर काम करेंगे और हम सब ठीक हो जाएंगे। इस बीच गांव में एक नई खबर फैली। चुनाव का समय आने वाला था और गांव में कई योजनाएं चलाई जाने की बात हो रही थी। सरकार ने किसानों के लिए कुछ राहत योजनाएं घोषित की थी,
जिससे गांव के किसानों को कुछ उम्मीद बंधी थी। लेकिन रघुराम और मुखिया जैसे साहूकार अब भी अपने लालच और दबदबे को बनाए हुए थे। वो गांव के लोगों से वादा करते कि अगर उन्हें वोट मिला तो वो किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। मनोहर को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो जानता था कि ऐसे वादे केवल चुनावी प्रसार का हिस्सा होते हैं और उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। उसने अपने परिवार को इन सब बातों से दूर रखा और मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन जब मनोहर अपने खेत पर काम कर रहा था तो गांव में एक नया आदमी उससे मिलने आया। उसने खुद को सरकारी योजना के एक अधिकारी के रूप में बताया और कहा, हमारी योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिलवाना है। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। आपको बस कुछ दस्तावेज देने होंगे। मनोहर को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद ये भी कोई नई चाल है। लेकिन जब अधिकारी ने उसे पूरी योजना समझाई तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। वो घर लौटा और लक्ष्मी को सारी बात बताई। दोनों ने तय किया कि वो इस योजना में आवेदन करेंगे। अगले ही दिन मनोहर सरकारी कार्यालय पहुंचा और ज़रूरी दस्तावेज जमा किए। अधिकारी ने वादा किया कि उनकी फसल का मुआवजा जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा। ये सुनकर मनोहर को बहुत बड़ी राहत मिली, लेकिन वो पूरी तरह से तब तक आश्वस्त नहीं हुआ जब तक उसे मुआवजा मिल नहीं गया। इसी दौरान पवन और जानकी ने अपनी पढ़ाई और काम को पूरे दिल से निभाना जारी रखा। कुछ दिनों बाद मनोहर के पास एक सरकारी चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जा रहा है। ये खबर सुनकर मनोहर और लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत थी। हालांकि ये मुआवजा कर्ज की पूरी राशि के बराबर नहीं था, लेकिन इससे बहुत मदद मिली। इस पैसे से मनोहर ने रघुराम के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। जब रघुराम को ये खबर मिली कि मनोहर ने उसके कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया है तो वो हैरान रह गया। उसे लगा था कि मनोहर कभी भी कर्ज नहीं चुका पाएगा, लेकिन परिवार की मेहनत और लगन ने उसके सारे अनुमान गलत साबित कर दिए। रघुराम ने मनोहर से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? तुमने कैसे इतनी जल्दी कर्ज चुका दिया? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुराम, भगवान पर भरोसा और अपने परिवार की मेहनत से कुछ भी संभव है। हमने अपनी मेहनत से ये मुआवजा पाया और तुम्हारा कर्ज चुका दिया। हमें और थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन हम बाकी का कर्ज भी चुका देंगे। रघुराम ने भले ही मनोहर की बातों को सुना, लेकिन उसके मन में जलन और गुस्सा था। उसने सोचा कि अब उसे मनोहर को परेशान और करना पड़ेगा, लेकिन मनोहर के मन में अब कोई डर नहीं था। मनोहर के परिवार के लिए मुआवजा मिलने के बाद जिंदगी थोड़ी आसान हुई थी। हालांकि अभी भी कर्ज का पूरा भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन उस राहत से परिवार की उम्मीदें बढ़ गई थी। मनोहर ने अब ये ठान लिया था कि अगले सीजन में वो खेतों में ऐसी मेहनत करेगा कि सारी फसल अच्छी हो और बचा हुआ कर्ज भी चुकता हो सके। इसी बीच पवन का स्कूल में सालाना परीक्षा का समय भी आ गया। वो अपने काम और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चल रहा था। उसकी मेहनत ने न सिर्फ परिवार को आर्थिक सहारा दिया, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी उसकी लगन और प्रतिभा का प्रभाव दिखने लगा। वो रात को देर तक पढ़ता और सुबह सुबह स्कूल जाता। परीक्षा के नज़दीक आते ही उसने हलवाई की दुकान पर काम करना कम कर दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। परिवार ने उसे इस फैसले में पूरा समर्थन दिया। जानकी भी अपनी पढ़ाई और घर के कामों में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी माँ लक्ष्मी ने महसूस किया कि जानकी न सिर्फ सिलाई में माहिर हो गई है, बल्कि उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय भी पनप रहा है। एक दिन जब लक्ष्मी ने देखा कि जानकी नई तरह की कढ़ाई कर रही है, तो उसने अपनी बेटी की मेहनत को सराहा और कहा, जानकी, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम जल्द ही अपना काम शुरू कर सकती हो। जानकी ने उत्साह से कहा, माँ, मैंने सोचा है कि मैं अपनी कुछ सिलाई के काम बाज़ार में जाकर बेचूंगी। मैंने सुना है कि गांव के हाट में कई लोग कपड़े और कढ़ाई का सामान खरीदते हैं। अगर मेरी मेहनत से कुछ पैसे मिलते हैं तो हमारा कर्ज और जल्दी उतर सकता है।
लक्ष्मी ने अपनी बेटी के विचारों को सराहा और उसे बाजार जाकर अपने काम को बेचने का हौसला दिया। अगले हफ्ते गांव के हाट का दिन था। लक्ष्मी ने जानकी को कुछ नए कपड़े बनाने में मदद की और बाजार के लिए एक टोकरी भरकर तैयार कर दी। जब हाट का दिन आया तो जानकी और लक्ष्मी ने अपनी टोकरी उठाई और बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में भीड़ काफ़ी थी। चारों तरफ व्यापारी अपने अपने सामान बेच रहे थे। जानकी को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो पहली बार अपने बनाए हुए सामान को बाजार में बेचने आई थी। लेकिन उसकी माँ का हाथ थामकर उसने हिम्मत जुटाई और अपने कढ़ाई किए हुए कपड़ों की टोकरी लेकर एक जगह बैठ गई। कुछ ही देर में लोग उसकी टोकरी के पास आने लगे। कपड़ों पर की गई कढ़ाई का काम देखकर कई लोग आकर्षित हुए। लक्ष्मी ने भी अपनी बेटी की तारीफ की और लोगों को उसकी मेहनत का परिचय दिया। जानकी ने अपने काम को ध्यान से लोगों को दिखाया और अच्छे दामों पर बेचना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कई कपड़े बिक गए और जानकी ने अपनी पहली कमाई कर ली। उसकी आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। जब जानकी और लक्ष्मी घर लौटे तो मनोहर और पवन ने दोनों की सफलता को देखकर ताली बजाई। मनोहर ने जानकी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारी इस मेहनत से घर को बड़ी मदद मिलेगी। पवन ने भी अपनी बहन को बधाई दी और कहा, जानकी, तुम बहुत ही बहादुर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपना काम शुरू कर दोगी। उसी रात जब पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था तो उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए। मनोहर ने कहा, हम सब ने मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी कर्ज का एक हिस्सा बाकी है। हमें और मेहनत करनी होगी ताकि हम पूरी तरह से इस कर्ज से उबर सकें। लक्ष्मी ने पति की बात को समझते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मनोहर, जब तक हम सब मिलकर काम कर रहे हैं तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कुछ दिनों बाद पवन की परीक्षा खत्म हो गई और उसकी मेहनत के परिणाम भी जल्द ही सामने आए। स्कूल से खबर आई कि पवन ने अपनी कक्षा में टॉप किया है। ये खबर सुनकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मनोहर ने अपने बेटे को गर्व के साथ गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें ये दिन दिखाया है। तुम्हारी पढ़ाई ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। पवन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी पढ़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन मैं खेतों में भी आपकी मदद करूंगा। अगले सीज़न में हम ऐसी फसल उगाएंगे कि हमारा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। मनोहर ने पवन की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि इस बार खेतों की अच्छी देखभाल करेगा। उसने आसपास के गांवों से उन्नत बीज और खेती की नई तकनीकें सीखने का प्रयास किया। खेत में काम करने के नए तरीके अपनाए जिससे फसल को कम नुकसान हो और पैदावार बेहतर हो। फसल उगाने का नया सीज़न शुरू हो चुका था और मनोहर के परिवार ने दिल से खेतों में मेहनत करना शुरू किया। दिन रात खेतों में मेहनत, पसीने से तरबतर शरीर और चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक, ये सब मिलकर उनकी मेहनत को सफलता की ओर ले जा रहा था। लक्ष्मी और जानकी का सिलाई का काम भी बेहतर चलने लगा था। जानकी ने अपनी मेहनत से इतना सीख लिया था कि उसने खुद भी अपने काम को आगे बढ़ाने की ठान ली। हाट के दिन वो नियमित रूप से बाजार जाती और हर बार अपने बनाए हुए कपड़े और कढ़ाई का सामान बेचती। धीरे धीरे उसकी सिलाई की मांग बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी। ये कमाई परिवार के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही थी। मनोहर के खेतों में फसल लहलहाने लगी थी। पौधे हरियाली से भर गए थे और हवा में ताजगी थी। फसल का सीजन पूरे जोर पर था। मनोहर का परिवार दिन रात खेतों में काम करता था। इस बार की फसल उनके भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद थी। उनकी मेहनत के कारण फसल अच्छी हो रही थी और पौधों में लहलहाती हरियाली देखकर परिवार की आंखों में एक नई चमक थी। मनोहर, लक्ष्मी, पवन और जानकी सभी इस फसल को लेकर बहुत उत्साहित थे क्योंकि ये उनके कर्ज को चुकता करने और नए सिरे से जीवन शुरू करने का जरिया थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।